एक चीज़ दूसरी देखी थी कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का रोल कहाँ पर आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर। तो एक्सप्लोरेटरी ईडीए का जो पार्ट होता है वो पूरा डिपेंड करता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि हमने देखा था कि डेटा साइंस हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है और उसमें हमने दो टाइप्स डिस्कस करी थी स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है कि कलेक्ट करें हम डेटा को, समराइज़ करें और विजुलाइज करें, ये तीनों चीज़ें ही स्टैटिस्टिक्स का नाम है। और हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में देखा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब डेटा को समराइज करने के लिए होती हैं, समरी निकालने के लिए। और विजुलाइज करने के लिए क्या था, बार प्लॉट, हमारे पास बॉक्स प्लॉट, पाई चार्ट, ये सब देखने। तो ये क्यों करेंगे, डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। तो हमारे पास इसी के आगे कि अगर हम बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अब हमारे पास बात आती है कि भाई डिस्क्रिप्टिव थी और इन्फ्रेंशियल थी। तो पहले हमें ये देखना है कि डेटा को समझना कैसे, सही। तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में देखो, सबसे पहली चीज़ क्या पता होना चाहिए, किसी भी डेटा को जब देखने जा रहे हो, किसी भी चीज़ को करने जा रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप्स है कि डेटा की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, कैसे डेटा डिवाइड हो सकता है तुम्हारे कॉलम्स में, और किस किस तरीके से तुम्हारे पास डेटा जो है वो बन के नज़र आ सकता है तुम्हें। तो पहले वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। यानी कि तुम्हें अगर ये पता है काइंड्स ऑफ डेटा या टाइप्स ऑफ डेटा, तो यहाँ देखो डेटा क्या डिवाइड हुआ हुआ है। सबसे पहले देखो अगर तो कैटेगोरिकल डेटा हो सकता है, ये हमने डिस्कस भी किया था डेटा स्ट्रक्चर्स में। और उसको दूसरा नाम क्या कह सकते हो, क्वालिटेटिव डेटा। यानी कि हमारे पास अगर कोई बोल रहा है तुमसे कि भाई क्वालिटेटिव डेटा इसमें ज़्यादा है, तो तुम समझोगे कि भाई कैटेगोरिकल डेटा, यानी कि मेल फीमेल, हमारे पास गुड एक्सलेंट। तो ये सब चीज़ें हमारे पास कहाँ आती हैं, कैटेगरी। न्यूमेरिकल सिंपल है, जो हमने डेटा सेट किया था उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल चीज़ें थी। न्यूमेरिकल मतलब नंबर, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास दूसरी टाइप कहलाएगी क्वांटिटेटिव डेटा। तो दो तरीके के डेटा होते हैं, उनके नाम अलग अलग दे दिए हैं स्टैटिस्टिक्स में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये सब स्टैटिस्टिक्स का सारा रोल प्ले है, ये हम आर में नहीं देख रहे, हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हमारे पास देखो ये डेटा को अंडरस्टैंड करना ना, तुमने कुछ भी लगा दिया, प्रैक्टिकली बहुत आसान है। तुम्हारे पास तुम्हारे बार प्लॉट बनाने में तुम्हें 2 मिनट नहीं लगेंगे, 1 मिनट लगेगा। लेकिन प्रिडिक्ट कैसे करना है, मॉडल की प्रिडिक्शन बेस्ट होनी चाहिए, वो तुम जब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हें ये चीज़ें पता नहीं है। नॉमिनल और ऑर्डिनल, कैटेगोरिकल में भी टाइप्स हैं। कैटेगोरिकल में सिर्फ मेल फीमेल जेंडर, ये ख़त्म नहीं हो गई कहानी। तो तुम्हारे पास नॉमिनल ऑर्डिनल क्या होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए तुम्हें। इसी तरीके से न्यूमेरिकल में क्या है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि भाई कैटेगोरिकल हो रहा है तो कौन सा है, नॉमिनल है आया कि या ऑर्डिनल है। तो उसको देखो, अगर इसको यहाँ गेट करें तो हमारे पास देखो ऐसे समझ सकते हैं। कैटेगोरिकल में देखो तुम्हारे पास साइड में क्या आ रहा है कि हमारे पास आई कलर हो सकता है, जेंडर हो सकता है, या ब्रीड ऑफ डॉग हो सकता है, एजुकेशन का लेवल हो सकता है, मैरिटल स्टेटस हो सकता है, यानी कि अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है या मैरिड है। तो ये चीज़ें सारी क्या कहलाएंगी, कैटेगोरिकल। और यहाँ आसान सा क्वांटिटेटिव में क्या हो सकता है, क्वांटिटेटिव में हमारे पास ये सब चीज़ें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्क्वायर, पॉपुलेशन साइज ऑफ अ सिटी, यानी कि जितनी भी नंबर्स में चीज़ें आ रही हैं वो सब हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा में आएंगी, सही। तो ये हमारे पास इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद जो चीज़ होती है हमारे पास, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। तो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स कोई अगर कह रहा है तुमसे, तो उसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। यानी कि अगर वो कैटेगोरिकल डेटा में बोल रहा है लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, तो वो इसकी बोल रहा है बात। और अगर वो न्यूमेरिकल में बोलेगा, तो ऊपर अभी देख के आए हो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, तो उसकी बात कर रहा है। तो अब देखो यहाँ सिर्फ हमें टारगेट नीचे आना है, हम ऊपर देखने के बजाय सिर्फ नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे नॉमिनल में और ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस है। तो देखो अगर नॉमिनल होगा, इसका मतलब है देखो क्या नज़र आ रहा है तुम्हें, मार्केटिंग सेल्स, यानी कि अगर डिपार्टमेंट का कॉलम है तो वो क्या कहलाएगा, नॉमिनल। अगर हमारे पास यहाँ पर देखो ये हो गया, ऑर्डिनल क्या होगा, जिसमें ऑर्डर होगा। ऑर्डिनल को अगर आसान अल्फाज में समझो, अगर ऑर्डर मेंटेन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारे पास पुअर टू एक्सेलेंट,
तो अगर जहाँ पर ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारा ऑर्डिनल डेटा है। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल इसके अलावा जितनी भी चीज़ें, यानी कि जिनका आपस में रिलेशन नहीं है, अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, मार्केटिंग है, सेल्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट मेंशन हुए हैं, कलर है रेड, ब्लू, ग्रीन, तो अब ये ऑर्डिनल नहीं होगा। ऑर्डिनल कभी भी नहीं होगा। आई कलर जो है कि रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, ब्राउन, ये सब कहाँ आएगा? नॉमिनल डेटा में आएगा। बात क्लियर हो रही है भाई? तो यहाँ डेटा में हमारे पास हमें ये दो टाइप्स पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, कैसे करना है हमें कैटेगराइज। तो जब तुम डेटा को देखोगे तो तुम्हें गेट करना आ जाएगा कि नॉमिनल डेटा है आया कि या ऑर्डिनल डेटा है। सही? तो इस तरीके से तुम्हारे पास, और प्रैक्टिस कैसे होगी कि तुम देखो डेटा सेट के अंदर कि ये कैसा हो सकता है मेरा डेटा, ये नॉमिनल हो सकता है या ऑर्डिनल हो सकता है। डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में भी, इसमें भी फंसे रहते हैं लोग, तो ये डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो देखो यहाँ बहुत आसान एग्जाम्पल में है, यानी कि जिसमें हमारे पास देखो डिस्क्रीट में क्या लिखा हुआ है, एग्स इन अ बास्केट। एग्स जो है कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते। मैं बोलूँ 1.1 एग्स हैं, 1.2 एग्स हैं, 1.3 एग्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 1 और 2 के दरमियान में जो पॉइंट की नंबरिंग चलती है वो नहीं हो सकती। सिर्फ ऐसे, लेकिन इस डेफिनेशन को ऐसे भी नहीं बोल सकते कि कॉन्टीन्यूस जो है वो पॉइंट वाला नंबर कहलाता है, ऐसे कभी भी नहीं कहा जाता। स्टैटिस्टिक्स में कभी भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं होती कि हमारे पास पॉइंट वाले नंबर्स हैं, डेसिमल हैं तो वो वही कहलाएंगे, ऐसा नहीं। डेफिनेशन ऐसे नहीं कहते। यहाँ अगर देखो सब कुछ पॉइंट के बगैर है। फेसबुक लाइक्स आ रहे हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होंगे। डायपर चेंजेस इन अ डे, अगर बच्चे के डायपर चेंज हो रहे हैं तो वो 1 हो सकता है, आधा नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता। कॉन्टीन्यूस में क्या है? वेट। अब वेट की मेजरमेंट रोज़ाना चेंज होती है। आज मैंने वेट किया तो मेरा कुछ होगा, यानी 66.2 होगा। अगले दिन किया, थोड़ी देर बाद किया, 66.3 हो जाएगा। तो मेजरमेंट कहाँ चल रही है कि हमारे पास नंबर्स के दरमियान में पॉइंट वाले नंबर्स भी आ गए। तो वो चीज़ हमारे पास जितनी भी चीज़ें देखो नज़र आ रही है ना तुम्हें, ये पर सेकंड में चेंज होने वाली चीज़ है, यानी कि इनकी काउंटिंग हम प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं बोल सकते आगे क्या होने वाला। वेट मेरा कम होगा या ज़्यादा होगा। वाटर टेम्परेचर अभी कितना है? 100 था, 101.1 हो गया, कितना हो गया? पॉइंट में कब तब्दीली आ जाए वो हमें नहीं पता, तो वो कॉन्टीन्यूस होता है। इसलिए नाम भी उसका कॉन्टीन्यूस ही रखा हुआ है कि कैसे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। बात क्लियर है भाई? तो ये समझाने का मकसद क्या है, आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आएगा, हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम जो है वो कोड में बना हुआ नज़र आएगा, तो उसको गेट करना आना चाहिए कि यार ये डिस्क्रीट डेटा में आ रहा है या कॉन्टीन्यूस में आ रहा है। तो वो चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर हमारे पास हमने 3 चीज़ें देखी, डेटा देखा, टाइप्स ऑफ डेटा, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें, ये कीवर्ड याद रखो। लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल और डिस्क्रीट और क्वांटिटी। तो इसको समझाने का मतलब सीक्वेंस था। क्या सीक्वेंस था कि भाई आगे हमें ये सीखना है रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। देखो यहाँ पर 2 तरीके के हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट का मतलब दिखाना, किसकी बात हो रही है? विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करना तो ये किस में आ गया? ये आ गया तुम्हारी ईडीए में। तो अगर ये तुमने देख लिया तो तुम्हें आधा थोड़ा बहुत ऐसा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे विजुअलाइज किया जाता है। सही? तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई? हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है। तो न्यूमेरिकल में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास एक बेसिक एग्जाम्पल पे देखेंगे कि न्यूमेरिकल को कैसे एडजस्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद हिस्टोग्राम कैसे बनता है उसको देखेंगे। हमारे पास किस तरीके से बनाया, डेटा सेट पे कैसे बनाया जाता है। तो ये 2 लिंक हैं। तो यहाँ पर अगर आ जाएं और इसको सबसे पहले ओपन करें कि हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो ये अभी क्या करोगे, सिर्फ नंबर्स बना के डेटा सेट बना के खुद कर रहे हो। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादातर इस्तेमाल डेटा डॉट फ्रेम का करेंगे क्योंकि डेटा सेट इसी को कंसिडर करता है। तो ऊपर मैंने हेडिंग क्या दी हुई है? सैम्पल डेटा सेट।
यानी कि कुछ स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर्स हैं। यहाँ हमारा मकसद क्या है सीखने का कि ये जो नंबर्स हैं, स्कोर्स हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसको हम किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स की कौन सी चीज़ से कर सकते हैं। तो नीचे देखो तुम्हें नज़र आ रहा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या था, कहाँ लिखा हुआ था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। बात क्लियर है। तो यहाँ देखो क्या है, स्टूडेंट्स हैं, रेंज दी हुई है कितनी, 1 से लेके 15 स्टूडेंट हैं टोटल, और समझ लो एक कॉलम है। हमेशा जो विजुअलाइज किया जाता है पूरे डेटा सेट को नहीं कर सकते, एक एक कॉलम को कर सकते हैं विजुअलाइज। बात समझ में आ रही है। तो ये याद रखो कि हमेशा एक या दो कॉलम्स को कंपेयर के लिए या फिर एक कॉलम को हम विजुअलाइज करवा सकते हैं, और वो उसका पार्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यानी कि अगर इसको लिख दें तो ये हम यहाँ समराइज नहीं कर रहे, समराइज करते तो मीन मीडियन मोड होता, वो आगे देखेंगे। यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है विजुअलाइजेशन। बात समझ में आ रही है भाई। तो ये चीज़ हमारे पास देखो क्या है, कॉम्बिनेशन हमने सीखा था डेटा स्ट्रक्चर में। किसी भी कॉलम में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ डालनी है तो मैं सी का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, फंक्शन कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं। नंबर्स डाल दिए, 15 थे तो 15 ही नंबर्स हैं, सब स्टूडेंट के अलग अलग स्कोर्स हैं। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर पहले तो प्रिंट करके देखा तो वो तो यहाँ नीचे दिखा देगा, कंट्रोल एंटर कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे आ जाएगा कि सीक्वेंस है, कॉलम बन गया, और यहाँ पर हमारे पास ऐसे। अगर इसको व्यू में रख दूंगा तो वो टेबल फॉर्मेट में दे देगा, लेकिन हमें उससे कुछ करना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना था कि भाई इतने स्टूडेंट हैं और उनके स्कोर्स ये आ रहे हैं। यहाँ देखो क्या कर रहे हो, ये जो तुम्हारा फंक्शन है ये हिस्ट का फंक्शन है। हिस्ट का मतलब हिस्टोग्राम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो। तो क्या दिया सबसे पहले, देखो सबसे पहले तुमने जो दिया है वो कॉलम दिया कि भाई टेस्ट स्कोर में जो हमारे पास एक वेरिएबल रखा हुआ है, यानी कि कॉलम कौन सा रखा हुआ है, दो ही रखे हुए हैं। एक स्टूडेंट, इसका मतलब है वो आईडी है, उसका तो कोई काम नहीं है। स्कोर जो है वो काम का है, ये हमें कुछ बताएगा। तो ये कौन सा डेटा है बताओ, ये डेटा टाइप कौन सी कहलाएगी। ये जो नंबर्स रखे हुए हैं हमने अभी देखा ना, इधर क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव में कौन सी है बताओ भाई, उस्मान सो रहा। क्वांटिटेटिव में कौन सी है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। हमें सिर्फ डेटा को देख के बताना है, बस डेटा कैसे तरह का चल रहा है। तो ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। हाँ, डेटा को देख के तो हमें क्या लग रहा है, सही है, वही है जो बोल रहे हो, वही है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दो राय नहीं है। पॉइंट में नज़र नहीं आ रहा तुम्हें, अब तुम इसमें ये नहीं सोचो कि ये हो सकता था, पॉइंट में मार्क्स मिलते हैं, पॉइंट में। हमें डेटा को देख के देखना है। अगर होता प्रेजेंट हम बोलते भाई ये कॉन्टिन्यूस है। स्कोर्स अगर हो सकते हैं तो हम बोलेंगे ये भाई कॉन्टिन्यूस हो सकती थी, सही। अगर हमारे पास पॉइंट यहाँ आ जाए तो हम बोलेंगे कि भाई ये कॉन्टिन्यूस हो गई। बात क्लियर है। अगर यहाँ बोलूँ कि स्कोर की लॉजिक से कि भाई तुमसे कोई पूछे स्कोर तो हो सकता है 0.5 में भी आ सकता है। अब वो सिनेरियो होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता। शायद स्कूल में कई जगह स्कोर बनाते हो, पॉइंट में नंबर ही नहीं दिए जाते, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो तुम्हें सिचुएशन को देख के ही बताना है कि टाइप क्या है। तो अभी हमें नज़र आ रहा है ये डिस्क्रीट है, नंबर में पॉइंट नहीं आ रहा, चेंज नहीं हो रहे। और अगर मार्क्स दिए जाते हैं, कभी भी देखो 88.1 मार्क्स नहीं दिए जाते। स्कूल में भी अगर लॉजिक होती है ना, कॉलेज में 0.5 की होती है बस। 0.5 बढ़ा दो, 0.5 कम कर दो, बस 1 2 3 0.1 0.2 0.3, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ऐसा कभी भी नहीं हो रहा, पल में कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो वो कभी भी तुम्हारी कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये मेरी सिंपल, मार्क्स को हमेशा डिस्क्रीट में ही रखते हैं। तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारे पास, कब मैं कह रहा हूँ डिस्क्रीट,
तो वो लॉजिकल है। कॉलम को देखो, कॉलम का पर्सपेक्टिव देखो, तो मैं पता चल जाएगा। परसेंटेज होता तो मैं बोलता, परसेंटेज में क्या होता है, 1%, 99.1, 99.2, 90, वहाँ क्या बोलता मैं, उसको बोलता कॉन्टिन्यूस। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट पे हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पर मेन पे देखो क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्कोर। हिस्टोग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन से हमें समझ में आ रहा होता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, तो हेडिंग डाल दी। एक्स लैब हमारे पास क्या है, एक्स का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे क्या करना है हमने, वो चीज़ हमने बता दी। यहाँ 2 एक्सिस बनेंगे, कैसे बनेगा हमारे पास प्लॉट बनेगा कुछ इस तरीके से, और ग्राफ में हमेशा ये y एक्सिस होता है और ये x होता है। तो वो जो x लैब लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है मैं x एक्सिस पे क्या हेडिंग देना चाह रहा हूँ, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग बनेगी, किसके अकॉर्डिंग बनेगी, स्कोर्स, यही है कॉलम। और यहाँ स्टूडेंट आईडी नहीं आएगी, स्टूडेंट आईडी कुछ नहीं बता सकती हमें, कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर, कुछ नहीं विजुलाइज कर सकते, कुछ नहीं अंडरस्टैंड। y एक्सिस पे बताऊँ क्या आएगा, y एक्सिस पे आएंगी f लिखा है, इसका मतलब है स्टैटिस्टिक्स में होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर्स ऑफ रिपीटिशन, कितना काउंट है कितने इंटरवल्स पे, उसको हम समझते हैं। यहाँ पर जब आएगा हमारे कॉलम, देखो क्या कर रहे हो, कॉलम स्काई ब्लू है, तो ये सब क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्या करना है। बॉर्डर तुम क्या कर रहे हो, ब्लैक दे रहे हो। ब्रेक्स कितना है, यहाँ 5, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ बिन्स, इसको तुम क्या बोल सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में तुम्हें बिन्स नहीं नज़र आता, तुम्हें ये नज़र आता, बुक खोल के देखोगे तो तुम्हें ये नज़र आएगा। फ्रीक्वेंसी में मैट्रिक की भी बुक खोल के देखोगे तो नंबर ऑफ इंटरवल्स नज़र आते हैं। तो ये चीज़ तुम्हारे पास है डिवीज़न। तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने सारी चीज़ें चलाई हुई हैं, साइड पे देखो किस तरीके से नज़र आएगा ये। तो अब ये बना है, तो इसका मतलब है ये कुछ बताएगा हमें। डेटा को देख के हम नहीं कह सकते कि यार इतने बंदों ने इतने मार्क्स लिए हैं, इतने बंदों ने इतने मार्क्स लिए हैं। तो ये विजुअलाइजेशन होती है कि मैं डेटा को देख के ऑब्जर्व कर सकूं कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है ज़्यादा, सही। तो ये एक हिस्सा है विजुअलाइजेशन का। तो यहाँ देखो विजुअलाइजेशन क्या है, यहाँ नीचे अगर देखो क्या हेडिंग आ रही है, किसकी आ रही है, स्कोर्स, सही। तो यहाँ क्या दिया था तुमने, एक्स लैब, एक्स लैब में तुमने स्कोर, यानी कि ये एक्स एक्सिस जो मैंने पेंट पे बनाया था भाई एक्स एक्सिस है, और वाई पे क्या बोला था, क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी। हमेशा हिस्टोग्राम का पैटर्न ऐसी होता है, कोई भी न्यूमेरिकल डेटा हो तुम्हारे पास, तुम क्या करते हो, हिस्टोग्राम से उसको विजुलाइज कर सकते हो। विजुलाइज कैसे कर रहे हो, देखो इंटरवल्स कैसे बनाए उसने, इंटरवल्स यहाँ पर इतने ऐसे बनाए हुए, कैसे बनाए हुए, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। तो ये कहाँ तक जा रही होगी कि इससे बाहर जाएगी रेंज, तुम्हारा डेटा है, इसका मतलब है कहाँ से कहाँ तक की रेंज में, 65 से 95 के अंदर ही होगा डेटा। तो मैं ये चीज़ ये पता चल गई। तो ये पॉइंट्स हैं कि भाई मेरा डेटा इससे ज़्यादा लाए नहीं कर रहा है, 65 से ना कम होगा डेटा मेरे पास, और 95 से ज़्यादा, यानी कि मेरे पास सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहाँ हैं, जो इसी के रेंज में लाए करते हैं। हिस्टोग्राम बता रहा है तुम्हें। फ्रीक्वेंसी पे क्या है, फ्रीक्वेंसी पे भी अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि 65 से 70 बच्चे जो लेने वाले हैं मार्क्स, इसके दरमियान में वो कितने हैं टोटल, 2 है बस। 2 की फ्रीक्वेंसी ऐसी है, वो 2 ही मार्क्स ले रहे हैं। तो यहाँ देखोगे तुम्हें यही पता चलेगा, 65 और 70 की रेंज में 2 ही बच्चे होंगे जो मार्क्स ले रहे होंगे। वो ऐसे देख सकते हो तुम, ये जो प्रिंट किया हमने। तो यहाँ 65 और 70 के अंदर अंदर देख लेना, 70 में कि कौन तुम्हारे पास ले रहा है, कोई मार्क्स ले रहा है ऐसे। तो 70 आ रहा है कहीं पर, ये आ रहा है नंबर 4 पे, और कहाँ आ रहा है, कोई आ रहा है तुम्हारे पास दूसरा। तो यहाँ देखो तुम्हारे पास 67, 2 ही नंबर्स हैं, इसका मतलब 2 नंबर्स हैं, इसका मतलब 4 वाला स्टूडेंट और दूसरा कौन सा वाला स्टूडेंट कहाँ गया, ये रहा 13 पे, यही 2 हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है, नंबर्स, काउंट, स्टूडेंट का काउंट कितना है।
तो हिस्टोग्राम ये कोई ऐसे ही नहीं होता, ये विजुअलाइजेशन कर ली, ये हेल्पफुल होती है किसके लिए, ईडीए के लिए, कि हम इसको करके कुछ हम गेट कर सकते हैं। तो ये सारी गेटिंग ही है, विजुअलाइज करके तुम ये गेट कर पा रहे हो कि क्या कह रहा है मुझे डेटा। अब ये तो इतना सा है ना, ये तो यहाँ इतना सा है, मेरे पास 10,000 का डेटा हो तो मैं फिर भी हिस्टोग्राम से गेट कर सकता हूँ, लेकिन फिर हिस्ट को ऐसे यूज़ नहीं करना होगा, उसके लिए हमें लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा डेटा सेट में। बात क्लियर हो रही है भाई? तो यहाँ पर देखो, अब बाकी अगर देखो तो 75 से 80 में भी 3 है, 80 से 85 में भी 3 है, कौन बता रहा है मुझे, यहाँ टकरा रहा है। और 85 से 90 पे भी क्या है, 3 ही है। और 90 से 95 में कहाँ जा रहे हैं, 4, मैक्सिमम 4 पे जा रही है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हिस्टोग्राम प्लॉट, ये 5 का बीच में गैप क्यों है, ये रहा। अब तुम सोचो मैं इसको 6 पे कर दूं, 7 पे कर दूं, 8 पे कर दूं, नहीं, हमेशा हिस्टोग्राम का रूल है कि हमेशा नंबर ऑफ इंटरवल्स को कितना रखा जाए, 5 पे सबसे बेस्ट आउटपुट मिलता है। इंटरवल्स तुम्हारे पास यहाँ पर 5 का गैप पे चलनी चाहिए, तो तुम्हारे पास सबसे बेस्ट अप्रोच। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़, सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं कि किस तरीके से तुम्हारे पास होता है। तो यहाँ तुम क्या कर रहे हो, यहाँ हिस्टोग्राम को इस तरीके से विजुअलाइज, डेटा तुम्हारा विजुअलाइज हो पा रहा है। मैं इससे समरी निकाल के देखो, अब डिस्क्रिप्ट कुछ टारगेट ऐसे आते हैं, तुमसे कोई किसी ने बोला आके, हमेशा प्रेडिक्शन नहीं होती, तुमसे बोला कि यार ये मेरा डेटा सेट है और मुझे ना इसमें देखना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं स्कोर कितना कर रहे हैं, बस ये सवाल है तुम्हारा। तो तुम क्या यूज़ करोगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करोगे? बताओ, मुझसे सवाल पूछा है कि भाई ये मुझे बता दो, ये बहुत बड़ा डेटा सेट है और मुझे सिर्फ तुमने, मैनेजर ने कहा, ये एसक्यूएल की तरह, मैनेजर ने तुमसे क्वेरी पूछी कि भाई ये बताओ यार ये स्कोर्स कौन कौन कितने कितने गेट कर रहा है, तो तुम क्या डेटा सेट को देख के बताओगे? नहीं, तुम सिंपल क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मदद लोगे। तो कभी कभार डेटा साइंस में सिर्फ एनालिटिक्स तक ही कहानी ख़त्म हो जाती है। एनालाइज कर लिया डेटा, ये एनालाइजेशन ही हुई है कि मैंने एनालाइज करके ये निकाल लिया निचोड़, यार ये हो रहा है मेरे पास। तो इससे कुछ डिसीजंस बन सकते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ इतने भी डेटा पे है, यानी कि मेरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। अगर मैं डेटा सेट से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब है मीनिंगफुल इंसाइट निकल रहे हैं डेटा साइंस के अंदर, तो यहीं से निकल रहे हैं, कोई आगे नहीं जाना है। यहीं से मैं कुछ निकाल पा रहा हूँ कि यार परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई फेल नहीं हो रहा, इसका मतलब है मुझे टीचर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर हो रही है भाई? डेटा साइंस इसी गेम का नाम है कि तुम कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन गेट कर सको। तो डेटा सेट से तुम क्या निकाल पा रहे हो, तुम ये निकाल पा रहे हो कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, कोई बुरी नहीं है, और काउंट ज़्यादा 90 to 95 पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 4 की। तो कोई मुझे टीचर को स्कूल पे कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, स्कूल की बात हो रही है ना, स्कोर अच्छा चल रहा है, टीचर भी परफॉर्म अच्छा कर रहे होंगे, बहुत सारे जावियों में तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। कोई भी तुमसे सवाल पूछ रहा है तो माइंड खोल के तुम कुछ भी, लेकिन वो क्या है कि तुम्हें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए अपने डोमेन पे। जब भी तुम्हें किस पे एग्जाम्पल दी हुई, कोई डिज़ीज़ पे नहीं समझा रहा, क्योंकि डिज़ीज़ पे ना मुझे इतनी एक्सपर्टीज़ है बीमारी पे कि उस पर हम कुछ गेट ही नहीं कर पाएंगे, कुछ एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो भाई स्कोर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मैथ कुछ हम अपने रिलेटेड चीज़ें देख लें। तो यहाँ पर तुम्हारे पास हिस्टोग्राम इस तरीके से बन रहा होता है। तो एक चीज़ तो ये है, साथ साथ हम क्या यहाँ पर पहले इसको करो, इसको बनाओ यहाँ पर, फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल असल में बनता कैसे, उसको भी देखेंगे एक्सेल पे, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी हो जाए। इसको करो ज़रा इम्प्लीमेंट, अपने डेटा साइड में नंबर चेंज करके देख लेना। तो नंबर चेंज करोगे तुम्हारे पास तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चेंज आएगा। अच्छा, उनको बोलना है एक सिस्टम पे करें, बाकी सब बंद हो, बस एक ही पे करवाइए। हाँ बस इस पे, लेकिन कहाँ लेंगे, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, यहीं लेंगे। नहीं, बाकी वो लोग आएंगे, वो मुदस्सिर और वो।
एक और आए मुनीब, वो लोग आगे पीछे इसके साथ नहीं आते, ये तो करीब रहता है, ये पहले इसलिए आ गया, तो इसको लगा दो। हाँ वो सब कर या बता दें उनका कि इस पीसी पे लगा दो, ये बोल देगा खुद ही। अच्छा सही है फिर, ठीक। अच्छा भाई देखो हमारे पास यहाँ पर देखो, अब क्या करना है, अब हमें डेटा सेट पे बात करनी है कि हमारे पास, हम सिंपल बात कर रहे थे अपना बनाया हुआ, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास हम इसी हिस्टोग्राम को कैसे हम विद द हेल्प ऑफ पैकेज, विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो अब मेरे पास डेटा सेट अलग आ रहा है, सही। तो डेटा सेट अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो पहली क्लास में देखा था read.csv, सही। तो अब हम प्रैक्टिकली अप्रोच से अपने डेटा पे काम करना चाह रहे हैं, और डेटा पे हमारे पास डेटा किस तरीके से, सबसे पहला काम क्या था कि भाई हम read.csv से लोकेशन पे जाके अपने डेटा को देखते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से आएंगे, हमने क्या देखा था कि हमने कैगल डेटा सेट से यहाँ पर हम गए थे, जहाँ पर हमारे पास सैम्पल डेटा सेट मौजूद होते हैं, जहाँ से हम डेटा सेट को उठा सकते हैं। इसको ओपन करेंगे, लिंक ऐसे लिखना है हमें, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट मौजूद हैं। हमने कौन सा एक डाउनलोड किया था, स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर, तो ये 6000 रिकॉर्ड्स का एक डेटा सेट है, इसको हम यहाँ पर ले रहे थे। तो ये हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो तुम्हें सबसे पहला नज़र आ रहा है, कोई भी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डेटा सेट हैं, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है ज़्यादा उस चीज़ में कर सकते हो। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव ही पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ देखो हमारे पास इसमें मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, ये जितने भी कॉलम्स हैं इसका ओवरव्यू दिया हुआ है, आवर्स स्टडीड, अटेंडेंस, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। तो हम इस पे हिस्टोग्राम पे कुछ कॉलम्स पे काम करेंगे, विजुलाइज करना देखेंगे या हमारे पास हमने जो हिस्टोग्राम पढ़ा है वो किस तरीके से होगा। तो क्या करना है, यहाँ पर देखो नीचे आके हमारे पास फाइल आएगी .csv एक्सटेंशन के साथ, तो हमेशा .csv वाली ज़्यादातर यहाँ होती हैं। इसको करना है हमने डाउनलोड, और डाउनलोड करके जिस भी लोकेशन पे रखोगे उस लोकेशन से लाने का तरीका क्या है, उस लोकेशन से लाने का तरीका ये है कि भाई मेरे पास ये यहाँ रखी हुई है, और यहाँ रखने का मतलब है यहाँ आऊँगा मैं, इसको कॉपी करूँगा पूरा लोकेशन और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और आगे क्या है, फाइल का नेम भी साथ क्या करना है, मुझे मेंशन करना है। और वेरिएबल को कैसे रखना है, वेरिएबल को अगर मैं इसको कट करके जो अभी करते हुए आए हो उस तरीके से कर ले, क्योंकि ये उल्टी रिप्रेजेंटेशन है, तो ऐसे करना है भाई। यहाँ पर हमें एक वेरिएबल लिख रहे हैं, एक वेरिएबल लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास हमने एरो लगाया इस तरीके से, इसका मतलब है पूरा डेटा सेट मेरे पास किस में आएगा, इस स्टूडेंट्स के वेरिएबल में। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एंटर, इसका मतलब नीचे ब्लू लाइन में आ गया, मेरा डेटा सेट लोड हो चुका है। अब मुझे देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, मैं देखूंगा विद द हेल्प ऑफ व्यू फंक्शन। व्यू फंक्शन को यूज करेंगे और उसके अंदर क्या डाल रहे हो, वेरिएबल, ये डालोगे, कंट्रोल एंटर करोगे, तुम्हारा पूरा डेटा सेट ऐसे आ गया। यानी कि वो जो यहाँ से डाउनलोड किया जो CSV फॉर्म में एक्सेल की फाइल में, वो तुम्हारे पास 6000 रिकॉर्ड्स का, नीचे रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी आ रहे हैं कितने हैं, तो ये तुम्हारे पास पूरा आ गया डेटा सेट। अब इस पे करना क्या है तुम्हारे पास, तुम्हें यहाँ पर आकर अब फाइल ढूंढनी पड़ेगी। हम कौन सी फाइल पे थे, ये वाली। हमें यहाँ पर आकर देखो 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। अब हमारे पास वो जो हिस्ट का फंक्शन था ना, वो नहीं चला सकता इसको। हिस्ट हम क्या कर सकते थे, लोकल डेटा पे काम करने के लिए यूज़ कर सकते थे। हमें क्या करना होगा, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करने का तरीका, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, जैसे हम npm इंस्टॉल करते थे ना नोड में, वैसे ही हमारे पास पैकेजेस की ज़रूरत होती है। ये जो हमने अभी बेसिक डेटा पे बनाया है हिस्टोग्राम, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्या है लाइब्रेरी का नाम, ggplot2। ये बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, पाई चार्ट, बार प्लॉट, जितनी भी स्टैटिस्टिक्स में चीज़ें होती हैं वो सब प्रोवाइड करता है। यहाँ पे क्या करना है तुम्हें लाइब्रेरी, और उसकी हेल्पफुल लाइब्रेरी एक होती है
कि अगर तुम्हें ggplot2 को करना है तो कभी कभार स्केल्स की लाइब्रेरी मिसिंग होती है यार, उसको भी एहतियातन क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पर स्केल्स इस तरीके से लिखोगे और क्या करोगे, कंट्रोल एंटर, और नीचे पूरी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, वो दिखा देगा कि इंस्टॉल हो रही है या नहीं हो रही, वो नीचे बता देगा तुम्हें। वर्जन अगर 4.4.2 होगा तो वहाँ पर तुम्हारी इंस्टॉलेशन बिल्कुल प्रॉपर्ली सही हो जाएगी। सही, तो यहाँ पर तुम्हारे पास, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लोड करने की ज़रूरत है। मैंने इंस्टॉल कर लिया पहला स्टेप, फिर मुझे क्या करना है, मुझे लोड करना है। किसको, स्केल्स को नहीं, ggplot2 को। इसको लोड करना है और कैसे करते हैं, लाइब्रेरी लिखी, अंदर लाइब्रेरी का नाम लिखा, ये फंक्शन है और इसके अंदर तुम्हें चलाने के लिए हमेशा ऐसे करना पड़ेगा और क्या करोगे, कंट्रोल एंटर। सही, तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है लाइब्रेरी ggplot2। सही, तो यहाँ पर नीड हेल्प गेटिंग स्टार्टेड, ट्राई द आर ग्राफिक्स कुकबुक, इसको छोड़ दो, ये रिकमेंडेशन अगर दे रहा है। नीचे हमारे पास हमें चलाना है कि भाई ये लोड हो गई है, तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि हमारे पास हिस्टोग्राम जो बना रहे थे वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा हमारे डेटा पे। तो अब ये लोड कर लिया, अब देखो यहाँ पर नीचे लिखने का तरीका क्या कर रहे हो, क्रिएट हिस्टोग्राम फॉर एग्जाम स्कोर। क्या बात करके आए थे हम, किसी एक कॉलम के पे हम क्या बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आए डेटा सेट पे दोबारा और इस पे आकर अगर हम देखें तो यहाँ देखो मुख्तलिफ कॉलम्स है, हम किसकी विजुअलाइजेशन करना चाह रहे हैं अभी, लास्ट वाली, कौन सी है, एग्जाम स्कोर का कौन, बात समझ में आ रही है। तो एक कॉलम को देखना चाह रहे हैं कि ये हमें क्या बता रहा है, 6000 बच्चों के जो रिकॉर्ड हैं वो हिस्टोग्राम में कैसे नजर आने वाले हैं, विजुअलाइज करके समझना चाह रहे हैं। सही, तो यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, हमने इसको टारगेट, अब देखो इसके अंदर लिखा क्या है उसको बाद में टारगेट करेंगे, पहले ये देखेंगे कि बना के क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखो क्या कर रहे हो, पहली चीज ggplot2 में क्या डाल रहे हो, पूरा टेबल, क्या लिखा है पहला, वेरिएबल, जिसको जो व्यू में डाल रहे थे। फिर क्या ले रहे हो, एस्थेटिक का फंक्शन, EAES का मतलब है एस्थेटिक, और एस्थेटिक का मतलब है क्या डाल रहे हो अंदर, देखो क्या बता रहे हो। पिछली एग्जाम्पल में बेसिक में हमने स्कोर x एक्सिस पे रखा था, उसका एक तरीका था। तो यहाँ x इज इक्वल्स टू का मतलब है ये जो एग्जाम स्कोर लिख रहे हो ये तुम्हारे कॉलम का नाम है, और एग्जैक्टली वही होना चाहिए जैसा टेबल के अंदर मौजूद है। देखो रिकमेंड करेगा तुम्हें, टेबल में बिल्कुल ऐसे ही है, आगे बता भी रहा है कि क्या डेटा है। बात क्लियर है भाई। तो यहाँ पर तुमने पहले ये किया, प्लस GOM ज्योमेट्रिकल शेप में क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बना, सारे फंक्शंस हैं, सब लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं। बिन विड्थ क्या आ गई, जैसे हमने हिस्ट में ब्रेक्स दिए थे, नंबर ऑफ इंटरवल्स, कितना गैप होना चाहिए, 5 का गैप होना चाहिए। और हम यहाँ पर बात करके आए थे कि भाई 5 ही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, तो हमेशा 5 इंटरवल्स का गैप दो, यानी कि 5 का गैप होना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी होती। फिल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, फिल का मतलब है ग्राफ की फिलिंग कैसे हो रही है। ये जो तुम्हारे पास बन रहा है इसकी फिलिंग कलर तुमने दे दिया ब्लू। कलर क्या है, बॉर्डर, जैसे हमने पिछले हिस्ट में बनाया था, ये बॉर्डर्स का कलर। अल्फा क्या है, ट्रांसपेरेंसी, कलर का कितनी डार्कनेस होनी चाहिए, कितनी कम, तो 0 से लेके 1 के दरमियान में। तो तुम 0 दोगे कुछ नहीं होगा, और 1 दे दोगे पूरा डार्क हो जाएगा, और बीच में रहोगे तो ट्रांसपेरेंसी कितनी करीबी है, 0.6। देखो अब लैब्स, अगला फंक्शन क्या है लैब्स का, उसमें 3 चीजें दे रहे हो। टाइटल आना चाहिए, हिस्टोग्राम ऑफ स्कोर्स, एक्स पे क्या होना चाहिए, ये वाली हेडिंग होनी चाहिए, नीचे क्या है, स्कोर्स की है, और वाई पे हमेशा क्या आती है, हिस्टोग्राम पे फ्रीक्वेंसी आती है। बात समझ में आ रही है। और थीम मिनिमल लास्ट में जो यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब है कि भाई थीम जो है तुम्हारी क्या होनी चाहिए, मिनिमल होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल। ये तुम्हारी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि जब ggplot यूज़ करोगे तुम्हें इसको यूज़ करना है लाजमी, और कैसे यूज़ करना है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ तुम्हारे पास ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी आ रही है कि साइज़ क्या है, बेस फैमिली क्या है, बेस लाइन साइज़ क्या है, सब चीज़ें हिस्टोग्राम के लिए
तो हमें रिजल्ट गेट करना आना चाहिए कि क्या डाल के हम क्या निकालना चाह रहे हैं। तो कंट्रोल एंटर, देखो हमारे पास किस तरीके से आ रहा है। साइड में जो आउटपुट आया वो हमारे पास देखो, अब यहाँ जो बन रहा है वो देखो अलग है। कितने लोगों का था रिकॉर्ड, कितने थे भाई, हमारे पास जो 6000 थे उसमें देखो हमारे पास डिवाइड कैसे हुआ है, टोटल करो इसका कितने बनेंगे 6000, लेकिन 5 बना है बस। 5 का ही फ्रीक्वेंसी पे बनना चाहिए, जैसे वहां 0 से लेके 4 था, तो यहाँ क्या आ रहा है 0 1 2 3 बस, यानी कि 4 हिस्सों में। तो ये इसका मतलब है पूरी कवरेज हो रही है। 0 से लेके 1000 जो बच्चे हैं उनका क्या स्कोर चल रहा है यहाँ पर, ये तुम्हारे पास चल रहा है यहाँ इस तरीके से नीचे। तो नीचे देखो इंटरवल्स क्या है, नीचे यहाँ ये इंटरवल्स ये दे रहा है 50 to 60, लेकिन यहाँ क्या है 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 70, यानी कि बीच में 5-5 का इंटरवल्स। ये जो बनाती है लाइब्रेरी वो बीच के 5-5 को नहीं दिखाती, लेकिन बना 5 पे, उसको कैसे पता है तुम्हें, विड्थ, बेन विड्थ तुम्हारी ये। तो ये इसका मतलब है भाई 50 to 55 पे क्या है, कोई भी नहीं है। एग्जाम स्कोर 50 to 55 पे नहीं है, कहाँ है, किसके दरमियान में, 55 to 60, 55 से 60 के दरमियान में स्कोर है तुम्हारा। बात समझ में आ रही है। तो स्कोर है और कितने बंदों का है, कितने बताओगे, 0 से लेकर 1000 के दरमियान है, लेकिन कितना मैक्सिमम बताओ, बताओ गेट करो ना। यहाँ देखो ना, ये लाए कहाँ कर रहा है 500 से थोड़ा सा अबव, यानी कि विजुलाइज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ रिजल्ट कि भाई 55 से 60 जो स्कोर आ रहा है वो कितने बच्चों का आ रहा है, 500 से थोड़े से ऊपर है। यानी कि ये विजुलाइजेशन में एक समरी तुम्हारे पास विजुलाइज हो गया रिजल्ट, और ये निकाल लिया। फिर तुम्हारे पास 60 से 65 में कहाँ जा रहा है, 60 से 65 में आधे बच्चे कहाँ हैं, 500 से अबव है, लेकिन बाकियों का कहाँ पीक पे जा रहा है, वो तुम्हारे बच्चे फिर स्ट्रेंथ बढ़ गई है। यानी कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कौन से रेशो में लाए कर रहे हैं, 60 से 65 के स्कोर में। ज़्यादातर की स्कोरिंग जो है वो 60 से 65 है, और वो कहाँ तक पहुँच रही है, वो पहुँच रही है तुम्हारी 3000 की फ्रीक्वेंसी पर। यानी कि 3000 ऐसे बच्चे हैं जो वो तुम्हारे पास क्या हो रहे, तुम्हारे पास 60 से लेके 65 तक लाए कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं प्लस कर दूंगा सबको, यहाँ पहुँच गया ग्राफ में तो मैं प्लस कर दूँ लेके कि भाई ये सब 6000 हो गए। 3000 की रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि भाई 3000 बच्चे ऐसे हैं जो 60 से लेके 65 के, और अगर हम इसको डेटा सेट को ऑब्जर्व करेंगे उसमें भी यही काउंट, और हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें लाइब्रेरी दे रही है ऑप्शन तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हमें सब गेट हो रहा है। अब बताओ ज़रा, ये जो बताओ 65 से 70 में क्या हो रहा है, पैंसठ से 70 में क्या है, 65 से 70 में हाँ 26-2700, यहाँ 26-2700 हो रहे हैं आधे बच्चे, और कुछ जो हैं वो तुम्हारे पूरे 3000 पे आ रहे हैं। तो ये विजुअलाइजेशन का पैटर्न है, यानी कि डेटा सेट पे अगर करोगे तो वो हिस्स से बात नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ जो कर रहे थे उससे तुम नहीं कर सकते पूरे डेटा सेट पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, देन करना है। अब देखो नीचे एक और पे भी किया हुआ है कॉलम पे काम, एक और कॉलम था आवर्स स्टडीड का, आवर्स स्टडीड पे भी काम किया हुआ है कि हम आवर्स स्टडीड पे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर देख लें, अगर कॉलम इसको चला के देखें तो हमारे पास कुछ और रिजल्ट आएगा। देखो इसका देखो कुछ डायग्राम अच्छी लग रही है, ग्राफ जो है वो बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है, तो इसको भी कुछ कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, सही। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है आगे देखेंगे, लेकिन अभी देखो विजुअलाइज करना आना चाहिए कि देख के क्या समझ में आ रहा है।
बात क्लियर है भाई? उस्मान और अरीका दो अभी खास तौर पे पढ़ रहे हो, तो ये जो हमारे पास विजुअलाइजेशन हो रही है वो चीज़ तुम्हारे पास आ रही है। अब देखो नीचे इंटरवल्स बताओ कैसे होंगे, बताओ मुझे ज़रा कि ये जो पूरा चल रहा है ये 5-5 पे कैसे होगा? ज़ीरो से लेके पहले कहाँ तक होगा? 5 पे 5 से 10 पे 10 से 15, 15 से 20। तो ये 5-5 का क्यों है वो तुम्हें सिर्फ एक टारगेट पता होना चाहिए। मैंने यहाँ क्या रखा है? बैंडविड्थ 5 रखा। सही। इंटरवल्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स मैंने 5 रखे हैं। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, आवर्स स्टडीड में कहानी चेंज है। फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, 0 से 500, 500 से 1000, 1500, यानी कि यहाँ कुछ डिवीजन अलग है। वो डेटा के हिसाब से डिवीजन करता है फ्रीक्वेंसी का, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो वो डिवीजन उसने अलग बनाया। सही। तो इसको नहीं देखना कि डिवीजन क्या, हमें देखना है क्या हो रहा है। देखो 0 आवर्स पढ़ने वाले कितने, कुछ है? बिल्कुल बहुत कम। ना पढ़ने वाले बिल्कुल कम है, बहुत कम है। हम ये विजुलाइज कर पा रहे हैं। और 0 से 5 घंटों के दरमियान में कौन पढ़ रहा है, कितना बन रहा है कि हमारे पास 0 से लेके 50, 500 का है ना, ये हमारे पास इसमें तुम्हें ये गेट हो रहा है। सही। और यहाँ पर अगर देखो 5 से 10 में तो क्या हो रहा है, 500 से ज़्यादा बच्चे क्या हो रहे हैं हमारे पास, हमें पता चल रहा है कि ये चीज़। तो हिस्टोग्राम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इसलिए हेल्पफुल है कि हमने देखो स्टैटिस्टिक्स कर ली, कलेक्टिंग, डेटा को कलेक्ट करा, समराइज नहीं कर रहे हम, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम इसकी मदद से? समराइज कर रहे हो या विजुअलाइज? विजुअलाइज कर रहे हो। तो ये विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम तुम क्या कर रहे हो, विजुअलाइज। अब ये जो टेक्निक है ना, ये कैटेगोरिकल डेटा पे नहीं लगती है। तो तुम इसमें क्या क्या देख सकते हो, हमारे पास जितने कॉलम्स है ना उस पर तुम अप्लाई करके देख सकते हो। कौन कौन से? नंबर्स वाले, अटेंडेंस है, और कौन सा है हमारे पास? स्लीप आवर्स हैं, कितनी देर सो रहा है। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा 6000 बच्चों में कौन कितनी देर सो रहा है, कितना रेशो है। तो इस पे कर सकते हो। प्रीवियस, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे। हिस्टोग्राम हमेशा किस पे काम करता है? न्यूमेरिकल डेटा पे। पाई चार्ट जो है वो किस पे काम करता है? कैटेगोरिकल, यानी कि उसमें हम विजुलाइज कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे कैटेगोरिकल को। लेकिन अभी सिर्फ तुम्हारे पास कौन से हो सकते हैं, किस किस पे चेक कर सकते हो? ट्यूटोरिंग सेशंस। तो इससे हम कुछ डिसीजंस निकाल सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि भाई ये हो रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ बताओ, आवर्स स्टडीड में बताओ ये कैसा, क्या कह रहा है, बताओ मुझे ज़रा। इससे हमें विजुलाइज पे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पैटर्न नज़र आ रहा है हमें, ये किसका बन रहा है? ये हमारे पास आवर्स स्टडीड का है। नीचे एग्जाम स्कोर दिखा रहा है, वो क्या होगा, वो टाइटल में चेंजेस नहीं हुई है। टाइटल में चेंज करना होगा, एक्स पे हेडिंग चेंज होगी, लेकिन है किसका ये? आवर्स स्टडीड का। यहाँ हमने चलाया था किस पे? आवर्स स्टडीड पे। इस पे क्या है मतलब समझो, इसकी एक टेक्निक होती है। क्या होता है, स्टैटिस्टिशियन कैसे गेट करेगा, उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास सिमेट्रिक बेल कर्व है, ऐसा कर्व नज़र आ रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा मीन जो है हमेशा कहाँ लाया करेगा? बीच में, 0। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक बेल कर्व कहलाता है ग्राफ में ना। और अगर ये किसी कॉलम पे बन रहा है, इसका मतलब है ये बहुत परफेक्ट कॉलम है, और इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम है और ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम स्कोर ऐसा नहीं था, एग्ज़ाम स्कोर ऐसा नहीं था। अगर हम इसको दोबारा चला के देखें तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैक पे जाते हैं, ये बन रहा है, बताओ मुझे, ये सिमेट्रिक बेल कर्व बन रहा है? नहीं है। ये कैसा बन रहा है? ये यहाँ बन रहा है कुछ ऐसा। डायग्राम को कैसे बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए? डायग्राम को ऐसे बना सकते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये बन रहा है कुछ ऐसे ही बन रहा है ना, कि टेल उसकी इधर जा रही है, लाइन कहाँ जा रही है। तो ये हमारे पास अलग स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट होता है कि उसको गेट कैसे करना है, क्या चीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास हमें एग्ज़ाम स्कोर पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आवर्स स्टडीड पे नहीं है ज़रूरत। बहुत कम होते हैं
कि तुम्हारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। वो आर्ज स्टडीड परफेक्ट कॉलम बन रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर कॉलम पे। बात क्लियर है भाई, समझ में आ गई कहानी कि हम डेटा सेट पे किस तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पे पढ़ भी लेना कि अल्फ़ा की थोड़ी सी चीज़ें भी बताई हुई हैं। नहीं वो देखो, वो खुद बना रहा है, खुद बना रहा है। हम सिर्फ क्या बता रहे हैं उसको, बेनविड्थ 5, यानी कि हमेशा वो कुछ भी नीचे बनाएगा वो डेटा के हिसाब से बनाएगा। यहाँ हाँ, मतलब नंबर्स का गेम, जहाँ पर ग्राफ की तरह नंबर्स का गेम उसको लग रहा था कि भाई 50 से 100 के दरमियान है, तो वो बड़ा हो जाता। तो उसने क्या किया, 5 रखा, 5 पे ही है। इस नंबर्स को चेंज करोगे तुम्हारा सिमेट्रिक बेल कर्व गलत बनना शुरू हो जाएगा। सबसे बेस्ट अप्रोच होती है 5 के रेशो इंटरवल। जो फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स में बुक खोलोगे ना, नंबर ऑफ इंटरवल्स होते हैं, तो वो नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या होते हैं, मैट्रिक में पढ़ा होगा 50 to 55, ये 5 का ही बना हुआ है, लेकिन वो 10 के रेशो से दिखा रहा है। सही, बेसिक में जो हमने बनाया था उसमें 5 का ही था दिखा रहा है। बात क्लियर हो रही है? ऐसे ही बहुत सारे बना सकते हो, हर कॉलम को रीड करना होता है। बात क्लियर है? तो इसको इम्प्लीमेंट करो, इसको देखो। ये सब तुम्हारे तीनों लगे हुए, लिस्ट तुम्हारी सेंड करी थी ना ग्रुप पे, तीनों लगे हुए।